Morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का आपका हिंदी मीडियम के अंदर असाइनमेंट नंबर 54 और इंग्लिश मीडियम के अंदर 37 है। टॉपिक रहेगा द मैनोरियल एस्टेट। इसको हिंदी में मैनर कहा जाता है। मैनर एक बहुत ही बड़े भूभाग को कहा जाता है जो कि जमींदार की जमीन होती है, लैंडलॉर्ड की जमीन होती है, राजा की जमीन होती है। लेसन नंबर 6 से ही है। इसके अंदर आपका जो पहला टॉपिक है, मैनोरियल एस्टेट कुड कंटेन 1 डज़न फैमिलीज। एक मैनर में लगभग 1 दर्जन के परिवार उसके अंदर रह सकते थे। वेयर पीजेंट्स लिव्ड, जहां किसान रहते थे। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज अवेलेबल, वहां पर हर चीज, जो भी जरूरत की चीज होती थी वो हमेशा अवेलेबल होती थी। जैसे खान पान की, जैसे जो वस्तुएं रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर चाहिए वो, तो इस तरीके से हर चीज अवेलेबल थी। ग्रेन्स वाज ग्रोन इन फील्ड्स, बड़ी मात्रा में अनाज का उत्पादन मैनर में किया जाता था क्योंकि किसान वहीं रह रहे हैं, वहीं खेती का उत्पादन कर रहे हैं। क्योंकि मैनर के अंदर आमतौर पर काफी बड़ी मैनर होती थी, कई बार तो 15 से 20 हजार एकड़ जमीन के लिए मैनर होती थी। इसके बाद ब्लैक स्मिथ्स एंड कारपेंटर्स, लोहार वहां पे काम करते थे, कारपेंटर खाती भी काम करते थे, जो बढ़ई होते हैं उनको बोल सकते हैं। मेंटेन द लॉर्ड्स इम्प्लीमेंट्स, ये लॉर्ड के लिए जो भी जरूरी उपकरण होता था उसको बनाने का काम करते थे। उसमें मरम्मत अगर टूट गया है तो उसको ठीक करते थे। एंड रिपेयर्ड हिज वेपन्स, और उसके हथियारों को, जो हथियार टूट गया है उसको सही करते थे, यानी रिपेयर करने का काम करते थे। वुमेन स्पन, महिलाएं उनके कपड़ों को यानी सूत काटती थी, सूत काटने का काम। एंड वूफ फैब्रिक, और कपड़े निर्माण का काम भी करती थी। चिल्ड्रन वर्कड इन लॉर्ड्स वाइन प्रेसेस, और बच्चे मदिरा संपीड़कों में काम करते थे जहां पर अंगूरों को पीस करके और उनसे रस निकाला जाता था ताकि शराब तैयार हो सके, वहां बच्चों को लगाते थे। द एस्टेट हैड एक्सटेंसिव वुडलैंड्स एंड फॉरेस्ट पास्चर्स, एक एस्टेट के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पर जंगल का क्षेत्र होता था, वन क्षेत्र उसके अंदर पाया जाता था। पास्चर्स, पशुओं को चराने के लिए बड़े बड़े चरागाह होते थे। पूजा करने के लिए एक चर्च की व्यवस्था होती थी, चर्च बना करके दिया जाता था इनको। एंड एक कैस्टल, और एक महल नुमा एक दुर्ग होता था जो उनकी डिफेंस के लिए होता था, यानी उसके अंदर सैनिक उनकी सुरक्षा और हिफाजत, और उसके अंदर नौकर वगैरह सब और हथियार वगैरह भी मौजूद रहते थे। ये कैस्टल होता था। In 13th century, some castles became the residences of knights family। 13वीं सदी तक आते आते कुछ कैस्टल्स के अंदर, कुछ महलों के अंदर, कुछ दुर्ग के अंदर, कुछ किलों के अंदर नाइट के परिवार के लिए उनको निवास बना दिया गया। परमानेंटली उसके अंदर ये लोग रहने लगे। पहले अलग से रहते थे, बाद में 13वीं सदी में उसी में रहने लगे। मैनर कुड नॉट बी कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट, लेकिन देखिए जरूरत की चीजें सारी वहां पे अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो वहां पे नहीं मिलती थी, इसीलिए मैनर कुड नॉट बी कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट। मैनर अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं था, क्योंकि बिकॉज साल्ट, मिलस्टोन्स, मेटल वेयर हैड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, क्योंकि वहां पर नमक, मिलस्टोन और धातु से बने हुए जो बर्तन वगैरह होते थे, उपकरण होते थे, वो बाहर से मंगवाने होते थे। इसमें हमने क्या पढ़ा, मैनर के अंदर क्या क्या चीज मिलती है, क्या एक्टिविटी होती है। मैनर के अंदर मोस्टली किसान रहते थे, वहां नाइट वर्ग रहता था। नाइट के अधीन बहुत से जैसे किसान परिवार होते थे। छोटे मैनर में दर्जनों किसान, और अगर बड़ी मैनर है 50 से 60 परिवार के अंदर उसके अंदर रहते थे। ये ज्यादातर किसान होते थे। सभी जरूरतमंद की जो चीजें होती थी, जरूरी चीजें, वो वहां पे अवेलेबल हो जाती थी। ग्रेन वर ग्रोन इन द फील्ड्स, अनाज खेतों के अंदर पर्याप्त मात्रा में उगाया जाता था, जो जरूरत का होता था उसको पूर्ति करते थे। ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स, वहां पर लोहार और बढ़ई लोड के जरूरी जो उपकरण होते थे उनको बनाते थे, और जो टूटे हुए हथियार होते थे उनको ठीक करते थे। इसके बाद वुमेन सूत काटती थी और कपड़े का निर्माण करती थी। बच्चे मदिरा संपीड़कों के अंदर मदिरा तैयार कराते थे। एंड एस्टेट एक्सटेंसिव वुडलैंड्स, और एस्टेट के अंदर पर्याप्त मात्रा में वन क्षेत्र रहता था।
वहां चरागाह होता था, एक अलग से चर्च होता था और एक दुर्ग पाया जाता था जो कि डिफेंस के लिए होता था, यानी सुरक्षात्मक जो उपाय होते हैं उसके अंदर दुर्ग के अंदर सैनिक होते थे। वहां हथियारों का पूरा जखीरा मौजूद होता था ताकि अगर हमला हो तो उसको संभाला जा सके। 13वीं सदी तक आते आते इन दुर्ग के अंदर ही नाइट का परिवार आकर रहने लगा, यानी नाइट वर्ग का जो परिवार है वो वहीं पर परमानेंट स्टे करने लग गया। अब उसके बाद क्या हुआ, द मैनर कुड नॉट बी कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट। अब भी जैसे हमने अभी बताया कि जरूरी चीजें सारी अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी थी जो वहां पे नहीं मिल रही थी, जैसे कि साल्ट, नमक, मिलस्टोन्स और धातु से बने हुए जो उपकरण जो बाहर से मंगवाने पड़ते थे। अब उसके बाद है टॉपिक नंबर 2 आपका, दो यूरोपियंस बिकेम क्रिश्चियंस। ये धर्म के बारे में, चर्च के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से चर्च और आम लोगों का जीवन आपस में इंटर रिलेट था, वो कैसे। इसके अंदर देखिएगा, दो यूरोप्स बिकेम क्रिश्चियंस, सभी यूरोपियंस ईसाई बन चुके थे। ऑलमोस्ट यूरोपियंस ईसाई बन चुके थे, ईसाईयत धर्म को मानने लगे थे, ईसा मसीह की पूजा करने लगे थे, ईस्टर को मनाने लगे थे। द स्टिल हेल्ड ऑन द सम ऑफ देयर ओल्ड बिलीव्स। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने पुरानी आस्था और अपने पुराने विश्वास के सहारे चल रहे थे। इन मैजिक एंड फोक ट्रेडिशंस, या तो संगीत परंपराओं को सहारा लेते थे या फिर जादुई बातों को मानते थे। क्रिश्चियंस एंड ईस्टर, यहां क्रिसमस बताया गया कि क्रिसमस का जो त्योहार है और ईस्टर का जो त्योहार था वह 4वीं शताब्दी से महत्वपूर्ण माना गया। कब से माना गया है? क्रिसमस का त्योहार, ईस्टर का त्योहार 4वीं शताब्दी से 4वीं सदी से महत्वपूर्ण माना गया। उससे पहले इतना महत्वपूर्ण नहीं था, ना इतना लोकप्रिय था। क्रिसमस का त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्रिस्ट बर्थ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्रिसमस का या ईसा मसीह की के जन्म के रूप में मनाया जाता है। रिप्लेस एन ओल्ड प्री रोमन फेस्टिवल, जो कि एक रोमन एक त्योहार का उसके अंदर उसको रिप्लेस करके इसे मनाया जाने लगा। कैलकुलेटेड बाय सोलर कैलेंडर, और उस जिसको सौर कैलेंडर के द्वारा इसे जगह प्रदान की गई, यानी इसको सौर कैलेंडर में जगह दी गई है। ईस्टर मार्क द क्रूसिफिकेशन, और ईस्टर का जो त्योहार है वह ईसा मसीह को सूलारोपण के दिन के रूप में मनाया जाता है। एंड ही इज राइजिंग फ्रॉम द डेड, और अपनी मौत को प्राप्त होने के बावजूद दोबारा से जिंदा होने के रूप में मनाया जाता है। डेट वाज नॉट फिक्स्ड, इसकी कोई डेट निश्चित नहीं है। एक लंबी सर्द ऋतु के बीतने के बाद वसंत ऋतु के आगमन के समय से मनाया जाता है। कैलकुलेटेड बाय लूनर कैलेंडर, इसको चंद्र कैलेंडर के द्वारा इसको जगह दी गई है या इसको कैलकुलेट किया जाता है, गणना की जाती है। पिलग्रिमेज, फन, फीस्टिंग, और इसके अलावा क्रिश्चियंस जो होते हैं वे तीर्थ यात्रा को बहुत महत्व देते हैं। जितने भी मार्टीर्स जो लोग हैं जो शहीद हो चुके हैं, शहीदों के पवित्र स्थानों पर उनको तीर्थ के लिए जाते हैं, उनको देखने जाते हैं। और इसके अलावा ईसा मसीह से जुड़े हुए जितने भी धार्मिक स्थान है, जैसे बैथलेहम का शहर है, वहां घूमने जाते हैं, जेरूसलम। और फन और फीस्टिंग भी इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जब ये त्योहार मनाया जाता है, जैसे ईस्टर का त्योहार, तो उस समय पर किसानों को उनके काम से कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल जाती है, वो मौज मस्ती से अपना जीवन उस समय बिताते हैं। एंड मेन पार्ट ऑफ द क्रिश्चियंस, और ये ईसाइयों का के जीवन का प्रमुख हिस्सा है। इसके अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखना है द सेकंड टॉपिक के अंदर, कि यूरोपियंस जो हैं ईसाई धर्म को ज्यादा मानते हैं, और ये इन्होंने ईसाई धर्म को मानने वाली जो बात है, दे स्टिल हेल्ड ऑन द सम ऑफ देयर ओल्ड बिलीव्स। इस ऐसा होते हुए भी कुछ लोगों ने पुराने धर्म और आस्थाओं को अब तक भी बरकरार रखा है, कि वो जादू को मानते हैं, संगीत की परंपरा को मानते हैं। क्रिसमस का और ईस्टर का त्योहार 4वीं सदी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, ज्यादा माना गया है। क्रिसमस का जो त्योहार है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि पुराने रोमन त्योहार की इसने जगह ली है, और इसको सौर कैलेंडर के द्वारा इसको कैलकुलेट किया जाता है। ईस्टर का जो त्योहार है ईसा मसीह को सूलारोपण के दिन, यानी उसकी हत्या कर दी गई थी, उस दिन उसे मार दिया गया था। ये क्रूसिफिक्शन इसे कहा जाता है, क्रूसिफिक्शन, सूलारोपण इसे हिंदी में कहते हैं, और इस दिन के रूप में मनाया जाता है। और वो एक बार वो मर चुके थे, मरने के बाद दोबारा से उन्हें
जीवन मिला, इस रूप में इसे याद किया जाता है। डेट इसकी कोई फिक्स नहीं है, इसको कैलकुलेट किया जाता है चंद्र कैलेंडर के द्वारा। और ईसाई लोग तीर्थ यात्रा को बहुत महत्व प्रदान करते हैं। जो भी शहीदों के पवित्र स्थान हैं या फिर ईसा मसीह से जुड़े हुए पवित्र स्थान हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं। फन फीस्टिंग करना इस ईस्टर के त्यौहार के बाद यूरोप के किसानों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस दौरान उन्हें कुछ छुट्टियां मिल जाती हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से मौज मस्ती से अपना जीवन गुजारते हैं। तो आपके दो टॉपिक हो गए, ये हो गया मैनर के लिए और ये हो गया चर्च के लिए, यानी चर्च का क्या महत्व होता था, ईसाई लोगों के जीवन में चर्च का कितना महत्व होता है। धन्यवाद। आप मैनर के इस टॉपिक को और इस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए बेटा कि जो मैनर एस्टेट है उसके अंदर 1 दर्जन परिवार इसके अंदर किसानों के रहते थे, और जो ये छोटा मैनर होता था जिसमें 1 दर्जन परिवार रहते हों, और जो बड़े मैनर थे उसमें 50 से 60 परिवार या 70 परिवार उसके अंदर रहते थे। इसमें हर ज़रूरत की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी जो अन्य वस्तुएं थी उनके लिए बाहर भी जाना पड़ता था। यहाँ अनाज पर्याप्त मात्रा में खेतों के अंदर उगाया जाता था। इसमें यहाँ पे लोहार और बढ़ई जो हैं लोड के बनाए जो उपकरण होते थे उनको संभालते थे, उनकी मरम्मत का काम करते थे, उनके लिए नए भी बनाते थे। रिपेयर्ड हिज वेपन्स, और उनके जो हथियार वगैरह होते थे उनका निर्माण भी ये करते थे। महिलाएं जो हैं सूत कातने का काम और कपड़े निर्माण करने का काम करती थी। बच्चे लॉर्ड के मदिरा संपीड़क में जाकर के और वहाँ शराब बनाने का काम करते थे, क्योंकि उन्हें अंगूरों को पीस करके उससे रस निकालना होता था, और उससे मदिरा संपीड़क में शराब 2 तरह की होती थी, एक वाइन के रूप में और दूसरा बियर के रूप में। द एस्टेट हैड एक्सटेंसिव वुडलैंड, और एक एस्टेट के अंदर पर्याप्त मात्रा में जंगल का क्षेत्र होता था, वन क्षेत्र होता था, और वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में चरागाह होते थे जो यहाँ के पशुओं के लिए चराने का पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराते थे। यहाँ चर्च होता था, चर्च के अंदर ये लोग पूजा कर सकते थे, जितने परिवार यहाँ के लोग हैं वो उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते थे। एंड ए कैस्टल फॉर डिफेंस, और यहाँ एक दुर्ग होता था जो यहाँ के लोगों को हिफाजत प्रदान करने के लिए रखा गया था, जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में हथियार और सैनिक मौजूद रहते थे। 13वीं सदी तक आते आते नाइट के परिवार का रेजिडेंस ये कैस्टल्स बनने लगे, यानी ये दुर्ग जो थे यहाँ पर आके रहने लगे। और मैनर के अंदर पूरी तरह से आत्मनिर्भर मैनर नहीं थे, कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए फिर भी बाहर जाना पड़ता था, जैसे कि नमक के लिए, मिलस्टोन्स के लिए, और या फिर जो धातु से बने हुए जो उपकरण है वो कहीं बाहर से भी मंगवाने पड़ते थे। इसका मतलब हमने मैनर के बारे में ये पता लगाया कि मैनर एक बड़ा भूभाग होता है जहाँ पर नाइट की जिम्मेदारी होती है, जितने परिवार वहाँ पे लोग स्टे कर रहे हैं, किसान रहते हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट करने का काम और सुचारू रूप से वहाँ खेती को चलाने का काम होता है। इसके बाद आपका टॉपिक नंबर 2 के अंदर हम देख सकते हैं इसकी फर्स्ट लाइन में कि ज़्यादातर जो वहाँ के लोग हैं, यूरोपियंस जो हैं, ईसाई बन चुके हैं, और उस समय अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने आस्था और विश्वासों के सहारे अपना आगे बढ़ रहे हैं। वो अब भी जादू को मानते हैं, संगीत को मानते हैं, और यहाँ क्रिसमस और ईस्टर का त्यौहार खास तौर पे धूमधाम से 4वीं सदी से यहाँ पर एक महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ जो क्रिसमस जो त्यौहार है वह क्रिस्ट के बर्थ के रूप में, यानी ईसा के बर्थ के रूप में, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में 25 दिसंबर का त्यौहार मनाया जाता है, जिसने रोमन जो त्यौहार है उसकी जगह ले ली है, जिसको सौर कैलेंडर के द्वारा उसको कैलकुलेट किया जाता है या गणना की जाती है। ईस्टर का जो त्यौहार है वह सूलारोपण, ईसा मसीह को सूलारोपण के दिन या फिर उसकी मृत्यु के दिन दोबारा से उसके जिंदा होने के रूप में उसे ये मनाया जाता है। इसकी डेट फिक्स नहीं है। लंबी शीत ऋतु के बाद वसंत ऋतु के आगमन के समय से मनाया जाता है, और ये चंद्र कैलेंडर के रूप में इसे मनाते हैं। और ईसा मसीह के अलावा ईसा मसीह की पूजा तो करते ही हैं क्रिश्चियंस, लेकिन क्रिश्चियंस की लाइफ में तीर्थ यात्रा करना, मौज मस्ती करना, भोज का आयोजन करना, सामूहिक भोज का आयोजन करना, और यहाँ के जो किसान हैं जब ये ईस्टर का त्यौहार आता है तो उन्हें 10 से 15 दिन की छुट्टियाँ मिल जाती हैं। वो अपने काम से निजात पा करके और आराम का इसमें अपना गुजारा करते हैं। धन्यवाद।